नमस्कार, घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंसर। रविवार को झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसी स्थिति में झारखंड में कहा जा रहा है कि 15 सीटों पर मतदान होने हैं और साथ ही साथ 217 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की तरफ हम चले, वहां पर अगर देखा जाए तो 18 सीटें वहां पर है और कहा यह जा रहा है कि 181 के आसपास कुछ उम्मीदवार हैं जो अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम झारखंड की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। 3 चरणों के मतदान पूरे हो चुके हैं। कहा जा सकता है कि तकरीबन 50 सीटों पर फिलहाल मतदान संपन्न हो गया है और अब 15 सीटें अगले चरण में मौजूद हैं। उसके बाद 5वें चरण के जो चुनाव होंगे और उसी के साथ जो चुनाव है एक तरह से संपन्न होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो चुनाव है वो अपने आखिरी चरण पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि तमाम बड़े बड़े नेताओं ने, चाहे कांग्रेस के बड़े नेता हों, बीजेपी के बड़े नेता हों, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों और साथ ही साथ अलग अलग पार्टियों के जो बड़े बड़े नेता हैं, तमाम लोगों ने रैलियां की है। क्या कुछ उनकी रैलियों से फायदा वहां पर होगा, नुकसान होगा, यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम अपने मेहमानों का परिचय कराते चलें। हमारे साथ रामाधार शर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। हमारे साथ सतपाल जी महाराज हैं, बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ संजीव कुमार हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आलोक कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, वो भी हमारे साथ हैं। अजीत कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ हैं। हम तमाम मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे, जांचने की कोशिश करेंगे कि आखिर चौथे चरण का जो मतदान है उस वक्त वहां पर पहुंचने के बाद स्थिति क्या कुछ बनती हुई नजर आ रही है। आलोक, सबसे पहले हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि आखिर रविवार को चौथे चरण का मतदान है। ठीक है, 15 सीटों पर मतदान होना है, तमाम लोगों ने अपने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है, लेकिन किस स्थिति पर आप देखते हैं इसको? अंजर, अगर कहूं तो ये जो 15 सीटें हैं ये हाईली एक्सपोज सीटें हैं। यहाँ के मतदाताओं में वो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य नहीं है। आप अगर महसूस करेंगे तो ज़्यादातर सीटें पश्चिम बंगाल से लगती हैं, कुछ का रिश्ता पड़ोस में बिहार के पड़ोस से है। तो और वहाँ के लोगों अपने अपने कारणों से, जैसे कि धनबाद की बात करें तो कोयला वहाँ का एक मशहूर कारोबार रहा है, तो एक्सपोजर है, बहुत पुराना जगह है और शहरीकरण के लिहाज से वहाँ के तमाम वोटरों को ये एहसास है। कई बाहर से गए हुए हैं वहाँ, तो इस लिहाज से हाईली एक्सपोज्ड इलाका है, जिसको आप कह सकते हैं कि वो वहाँ के मतदाता इतने परिपक्व हो सकते हैं। अब मतदान के बाद ही, नतीजों के बाद पता लगेगा, या पहले भी जो उनका आता रहा है रिफ्लेक्शन, कि वहाँ बाहरी ताकतों का ज़्यादा असर नहीं रहा है और ऐसा नहीं किसी बहकावे में बह जाते रहे हैं। तो सोच समझ के मतदान करने वाला इलाका है। नहीं, बाहरी लोगों से आपके क्या कहने की कोशिश है? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि झारखंड जब आप बात करते हैं तो आपको लगता है आदिवासी बहुल इलाका है, जहां के आदिवासियों को बाहर से कोई जाए और अपनी बात कहे और तर्कशक्ति पे थोड़ी देर के लिए सही ठहरे और मतदान करते वक्त वो इन्फ्लुएंस हो जाए और मतदान कर जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब मैं हाईली एक्सपोज कह रहा हूं और बाहर के लोग और शहरीकरण के प्रभाव में आए हुए लोगों की बात जब मैं कह रहा हूं, तो ऐसे लोगों को कोई क्षणिक कारण से आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। ये मेरे कहने का मतलब है। और हाईली एक्सपोज जब कह रहा हूं तो इनके रिश्ते पड़ोस के बंगाल से हैं, इनके रिश्ते बिहार से हैं और कई बिहार के लोग वहां जाके वहां बसे हुए हैं, कई बंगाल के लोग वहां जाके बसे हुए हैं और इनका तारुफ उत्तर प्रदेश और बाकी दूर दूर तक इलाकों से हैं। तो ये 15 इलाके, एक दूसरा, जब आप धनबाद और गिरिडीह जो 2 मशहूर शहर हैं, एक जो वहाँ का स्टील सिटी, बोकारो स्टील सिटी है जो अपने आप में बड़ा मशहूर है, तो बोकारो में इलाके में चुनाव हो रहा है। एक देवघर है, देवघर इस 12वां शिवलिंग है वहाँ महादेव का और ज्योतिर्लिंग है, और वहाँ पे 1 करोड़ लोग सिर्फ 1 महीने में आते हैं, आपको बता दूं, और अलग अलग दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से। रावणेश्वर महादेव है, नेपाल, भूटान, अलग अलग। तो जब मैं हाईली एक्सपोज कह रहा हूं तो ऐसे हाईली एक्सपोज लोग हैं और उनको मतदान करना है, उनको डिसाइड करना है। तो इसका वहां के लोग जब वोट डालने जाते हैं तो बाकी सियासी दलों के अंदर उनको लेकर के, उनके मूड को लेकर घबराहट होती है। वो कैंडिडेट वाइज तय करते हैं, वो ये महसूस करते हैं कि वसूल की बात, या जैसे आप कह रहे हैं कि चारों तरफ मोदी जी की आंधी चल रही है, तो हो सकता है कि यहाँ के मतदाताओं को इन्फ्लुएंस ना कर पाए। क्यों नहीं इन्फ्लुएंस कर पाए? इसकी वजह यह हो कि उम्मीदवारों को वहां परखा जाए।
कि कौन सा उम्मीदवार कैसा है और उनके अंदर क्या क्षमता है, उसके आधार पर मतदान हो। तो यह भी संभव है कि वहां उम्मीदवारों के चयन में जो सियासी दल ज्यादा ईमानदारी बरता होगा तो उसे वहां फायदा हो। आपको बताएं, धनबाद के 2 सीटों पर पारंपरिक तौर पर माओवादिस्ट नेताओं का प्रभाव रहा है और जीतते रहे हैं वो। तो ये पृष्ठभूमि है और झारखंड का ये दिल कह लीजिए आप, जिस इलाके में जिन 15 सीटों पे मतदान हो रहा है और काफी पढ़े लिखे लोग हैं, और तो उस आधार पे उनकी रणनीति क्या होती है, कैसे वो होती है। दूसरी एक बात, जब मैं कह रहा था कि 2 सीटें बिल्कुल पूरी तरह से शाश्वत रूप से माओवादियों के प्रभाव में और उनके वामपंथी नेताओं के प्रभाव में रही हैं, जो कि 20 शहर में हुआ करती हैं, तो मजदूर यूनियन का बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ करता है इन सीटों पर। और दूसरी बात, जो प्रशासन के लिए वहां जो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि भूमिगत नक्सली संगठन बहुत सारे हैं, बड़े बड़े नेताओं के द्वारा संचालित हैं, जो लालखंडी तो वो लोग कहीं ना कहीं अपना प्रभाव रखते हैं और उन उम्मीदवारों के पक्ष में अपील किया करते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो वो आप कह सकते हैं अल्टर चुनाव होता है। लेकिन इस बार जिस ढंग से प्रशासन ने अपनी तैयारी की है तो लोग कह रहे हैं कि वैसी ताकतों का प्रभाव लगभग नहीं के बराबर है। हाल में जिस ढंग से झारखंड सरकार में मौजूद मंत्री योगेश्वर साव, जो कि एक नक्सली संगठन चलाते थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है और कई ऑपरेशन ऐसे हुए हैं जो थोड़ा सा भयहीन करने में मदद कर रहा है वहां के मतदाताओं को। तो हो सकता है कि पिछले परिपाटी से अलग हट करके इस बार कुछ देखने को मिले। ठीक है, बिल्कुल। जो है रामाधार हमारे साथ मौजूद है। रामाधार, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर ये जो 15 सीटें हैं, अगर इसको हम समझना चाहें, किस तरह से आप व्याख्या करेंगे? देखिए, अखंड बिहार में मुख्यमंत्री हुए थे पंडित विनोदानंद झा। वो देवघर से थे। दुमका देवघर का जो इलाका है, उस इलाके का प्रतिनिधित्व वो करते थे। तो राजनीतिक रूप से झारखंड का इलाका डोमिनेटेड है रेस्ट ऑफ झारखंड के नेताओं के द्वारा। जैसा आलोक जी ने कहा, वहाँ का ट्रेड इंडस्ट्री जितना है उसमें अप टू 90% बाहर के लोगों का कब्जा है। और चुनाव में वहाँ पे झारखंड में मैं गया था, ये सुनने को मिला कि वहाँ 2 ही लोग चुनाव लड़ सकते हैं जिनके पास संदूक और बंदूक हो। ये बड़ी एक विचित्र बात सुनने को मिली। तो एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते सामाजिक कार्यों से मेरा जुड़ाव रहा है। ये बड़ा अफसोस लगा कि इन भाजपा वालों ने 9 सालों के अपने शासन में झारखंड को इस हाल में पहुंचा दिया कि 81 सीटों का टिकट बंटवारा किया उन लोगों ने, जिसमें सिर्फ एक सीट उन लोगों ने सुजीत को दिया फाइनल करके। इन लोगों ने सिर्फ एक टिकट, सिमरिया एक चुनाव क्षेत्र है, वहां से सुजीत को इन लोगों ने दिया। बहुत हंगामा हुआ, एक नक्सली को टिकट पहले बेच दिया था इन लोगों ने। तो जो झारखंड में पहले दिख रहा था लोगों को, मीडिया को या इंडिपेंडेंट जो लोग जा रहे थे वहां, उन लोगों को हवा सी दिख रही थी भाजपा की, वो सारी हवा अब सिमट गई है। नहीं, लेकिन जो आलोक यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बाहर के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, उनका उस तरह का असर देखने को नहीं मिल सकता है। वो बाहर से जो लोग गए हुए हैं वहां पे, वो वही बंदूक और संदूक वाले हैं। असर तो दिखेगा। मैं आलोक जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि उनका बाहर के लोगों का असर वहां नहीं दिखेगा। बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि आदिवासी बड़े सीधे साधे लोग होते हैं। अभी देखिए, कल की घटना है कि वहां पे कुछ 1 लाख रुपए और 7-8 हजार कंबल और शराब, 2 ट्रक शराब पकड़ा गया बड़का गांव में। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आदिवासियों के पास तो इतने पैसे नहीं थे कि इतना सारा सामग्री इकट्ठा करके वो लोग रखे थे। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त सतपाल महाराज जी भी जुड़े हुए हैं। सतपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे समझना चाहेंगे आखिर किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? मैं समझता हूं कि जो चुनाव आयोग ने यहां पर सफल आयोजन किया है चुनाव का, ये बहुत ही प्रशंसनीय है और यहाँ पर जनता जागरूक है। और ये एक पिछड़ा हुआ इलाका है, ट्राइबल बेल्ट है। यहाँ पर आज मेरी जनसभा विधानसभा गोड्डा में हुई, विधानसभा जामा के गुमरिया इलाके में हुई और काफी जनता आई थी, काफी लोग उत्साहित थे। और मैं देखता हूं कि लोगों की भावना है कि अगर हम भाजपा को वोट करेंगे, भाजपा की सरकार बनेगी, तो केंद्र से हमारे ताल्लुकात जुड़े रहेंगे, केंद्र से पैसा आएगा और हमारे क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन तो हमारे साथ महाराज जी से मैं एक प्रश्न पूछना सतपाल जी, हमारे साथ आलोक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनका कहना यह है कि जो बाहर से लोग जा रहे हैं वहां पर, उनके बातों का उस तरह से वहां की जनता पर असर होता हुआ नजर नहीं आएगा।
किस तरह से देखेंगे? ऐसा है, आलोक जी ने खुद ही कहा कि यहाँ के लोगों के संबंध बिहार के लोगों के साथ है, बंगाल के लोगों के साथ हैं, तो निश्चित रूप में जिनका यहाँ के लोगों के साथ एक जुड़ाव होगा, संबंध होगा, तो उनका प्रभाव पड़ेगा निश्चित रूप में। और यहाँ के लोगों की समझ में आ रहा है कि यहाँ एक पार्टी का अगर सरकार बनती है तो केंद्र से पूरा पैसा आएगा और निश्चित रूप में क्षेत्र का विकास होगा। महाराज जी, एक सवाल आलोक पूछ रहा हूं मैं, ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आप संत रहे हैं और देश भर में आपका भ्रमण रहा है और बाकी जगह, लेकिन झारखंड में शायद आप अब तक नहीं जा पाए थे, तो आप क्या इस सियासी सफर को इसका श्रेय देना चाहेंगे कि उसने आपको झारखंड तक पहुंचाया? ऐसा है कि अगर आप थोड़ी सी सूचना देखेंगे, जो हमारी जनसभाएं हुई और जहां पर जनता आई, जो अपार भीड़ मैंने देखी, मैं उनमें बड़ा उत्साह देख रहा हूं और विकास के प्रति एक ललक देख रहा हूं। और उन्होंने जिस तरह से मैंने जो भावना देखी, उससे मुझे लगता है निश्चित रूप में वो भाजपा को वोट करेंगे और वो चाहते हैं कि एक पार्टी की सरकार बने। केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी, तो केंद्र से पैसा आएगा और राज्य का विकास होगा। महाराज जी, मैं रामाधार शर्मा बोल रहा हूं। प्रणाम, नमस्कार करने के बाद मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि वैसे भी आप प्रवचन करते हैं तो आपको सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं, तो आपकी सभा में अगर भीड़ है तो वो देख के जान के आश्चर्य नहीं हो रहा है। एक प्रश्न मेरा आपसे यह है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात मॉडल दिखा के पूरे देश में अपना चुनाव प्रचार किया और वो सत्ता में आए केंद्र की। तो 10 वर्षों तक माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे दिल्ली में और गुजरात में मोदी जी प्रधानमंत्री थे, फिर भी विकास हुआ। लेकिन अब आपके कहने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार है और जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं होगी वहां पैसे नहीं जाएंगे और वहां विकास कार्य नहीं होगा। तो क्या भाजपा में जाने के बाद आपने ये महसूस किया कि भाजपा के लोगों की प्रवृत्ति कुछ इस तरह की है? नहीं, ऐसी बात है कि जो केंद्र की योजनाएं होती हैं वो योजनाएं ज्यादा तेजी से लागू होती हैं। 3 राज्यों का सृजन हुआ, जिसमें एक उत्तराखंड था, जिसमें छत्तीसगढ़ था और एक झारखंड का, 3 राज्यों का सृजन हुआ। इसमें आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ किस प्रकार से आगे बढ़ गया। सरकार उत्तराखंड में तो आपका भी रोल था, आपके झारखंड में देखा नहीं जा रहा है, उत्तराखंड में देखा नहीं जा रहा है। उत्तराखंड बहुत पिछड़ गया है, झारखंड बहुत पिछड़ गया है, या करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और 9 साल तक भाजपा की सरकार रही और आप भी विरोध करते रहे। जो है शिक्षा का अभाव है, यहाँ पर स्कूलों का अभाव है। तो ये सब चीजें देख करके ठीक है सतपाल जी, जनता के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है। मोदी जी का एक नेतृत्व है। ठीक है सतपाल जी, पहले ऑस्ट्रेलिया में था, मुझे वहां शरीक होने का मौका मिला। सतपाल जी, और जिस प्रकार से मोदी जी ने पूरी दुनिया के अंदर भारत की शान को और आन बान शान को बढ़ाया है, वो प्रशंसनीय है और निश्चित रूप में लोग यहाँ समझ रहे हैं। सतपाल जी, हम आपके पास आएंगे, एक ब्रेक का समय है, एक ब्रेक का छोटे से ब्रेक का समय है, हम आपके पास आएंगे क्योंकि लंबे समय तक झारखंड में बीजेपी की सरकार थी। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ नए मेहमान जुड़े हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अवधेश जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे चौथे और 5वें चरण के मतदान की अगर हम बात करें, जाहिर सी बात है सिर्फ 2 चरणों के मतदान है और हालांकि 50 से ज्यादा सीटों पर कहा जा रहा है कि मतदान संपन्न हो चुका है। ऐसी स्थिति में क्या कुछ तस्वीर आप देख रहे हैं? देखिए, तस्वीर तो मेरे सामने, बाकी लोगों को भले थोड़ी बहुत संभ्रम हो, मेरे अंदर कोई संभ्रम नहीं है। मैं चुनाव जिस ढंग से देखता रहा हूं कि इस समय झारखंड में, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अगर मई में वहां की जनता ने 58 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दी थी तो वो घट के 29 नहीं हो सकता है कम से कम।
दुनिया के चुनाव में अगर ऐसा तभी होता है जब उस पार्टी के खिलाफ बड़ी लहर हो जाए, तभी आधी सीटें आती है। सामान्य ये सेफोलॉजी कहता है कि वो घट के 58 से 40 हो सकती है, 45 हो सकती है, 42 हो सकता है, लेकिन इतने नीचे नहीं आ सकती है बीजेपी। तो एक तो मुझे ये एक दिखाई दे रहा है। दूसरा जो पहलू है वहां का, यद्यपि भारतीय जनता पार्टी के अंदर विद्रोह है, समझौते जिन सीटों पर किए हैं वहां भी विद्रोह है, कई लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जैसे इसी दौर में समरेश सिंह है, भाजपा के एक समय बड़े नेता थे, बाद में वो दूसरी पार्टी में चले गए थे। ऐसे कई नेता जो भाजपा में आए उनको टिकट नहीं मिला, वो भी काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के वहां जनता के पास इस समय कोई ऐसा विकल्प झारखंड के राज्य के स्तर पर नहीं दिख रहा है जिसको वो मतदान करें और उनको एक स्थिर सरकार मिले। तो वो भी एक जो टीना फैक्टर होता है, देयर इज नो अल्टरनेटिव, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा दो ही ऐसी पार्टी थी जो राज्य स्तर पर मुकाबला कर सकती थी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन कांग्रेस की जो हालत है वो केंद्रीय नेतृत्व, नीति, रणनीति, नेतृत्व और विचार नीति चारों के स्तर पर इस समय बिल्कुल संभ्रम का शिकार है, किंकरतब विमूढ़ता की स्थिति में मुकाबला कर नहीं पा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने 2 जिलों तक सीमित हो गई। तो ये सब कारणों से मुझे ये लगता है, और ये भी जो कल जो चुनाव होने जा रहा है 15 सीटों पर, आप उस पर भी ध्यान से देखेंगे, अगर एक एक सीट का ध्यान देखेंगे, चूंकि आलोक जी ज्यादा इस पर गहराई से काम कर रहे हैं, मैं तो बिल्कुल सतह पर ही अभी काम करता हूं झारखंड को लेकर के, तो इसमें भी मुझे यह लगता है कि इसमें भी मेजॉरिटी सीटें भारतीय जनता पार्टी को आएगी। ये मेरा निजी तौर पर मानना है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के अंदर ही इतना कॉन्फिडेंस नहीं है पार्टी को, जैसे कि लोकसभा चुनाव में उसका कॉन्फिडेंस नहीं था। तो अगर कॉन्फिडेंस नहीं है और पार्टी के अंदर बगावती तेवर भी देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका तो नुकसान उठाना पड़ेगा। बगावती तेवर से जो होता है, एक तो कुछ कार्यकर्ता विरोध करते हैं। देखिए, मैंने जहां जहां बगावत देखा है, अगर कोई बहुत लोकप्रिय नेता हो तो वो चुनाव को बिल्कुल प्रभावित कर देता है। लेकिन उस ढंग से लोकप्रिय नेता अगर 1-2 होंगे तो 1-2 सीटों को प्रभावित। सामान्यतः जब कोई पार्टी का उम्मीदवार बगावत करके खड़ा हो जाता है तो उसको पार्टी का सपोर्ट ज्यादा नहीं मिलता है। लोगों को भय होता है कि हम पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। कुछ बहुत उनके साथ निष्ठावान लोग जाते हैं, कुछ वोट जाता है, लेकिन उससे बिल्कुल चुनाव एकदम राज्य भर का प्रभावित हो जाता हो, ऐसा हमने कभी नहीं देखा है। कुछ सीटें प्रभावित होती है केवल। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 58 से 40 हो जा सकता है, लेकिन उसके नीचे 27, 28, 29, 30 हो जाए, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता। अवधेश जी, आप जो कह रहे हैं ना, तो जो आप कह रहे हैं उसमें ये बात कंट्राडिक्शन आप साथ साथ कह रहे हैं कि एक सजीवी थाली थी भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड में, और जब 58 सीटों पे आगे बढ़ चुकी थी वो, तो ये जो नया समीकरण जिसको लेकर के काफी विवाद है, और नए उम्मीदवार जो बिल्कुल अनसमझे हुए उम्मीदवार हैं, इससे पहले उनके बारे में कोई, उनकी पृष्ठभूमि के बारे में कोई अवगत नहीं था, उन सब नए को आप, अगर आपके पास एक आकलन आया कि 58 सीट पे हम जीत गए और हम जिसको चाहेंगे वहां जिता देंगे, तो उसको लेकर के जो सोने वाले लोग हैं, नाराज होकर के, निराश होकर के, बगावत नहीं करेंगे आपसे, लेकिन सोने वाले को फिर जगा नहीं पाएंगे आप। तो झारखंड में कई सीटों पर यह स्थिति दिख रहा है कि उनके समर्थक सो गए हैं। मैं आपको बताऊं, कई सीट ऐसे हैं, जैसे ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का एक बड़ा नेता हटिया सीट लड़ना शुरू हो गया एक नई पार्टी से, तो ऑल झारखंड स्टूडेंट के लोगों को वहां भारतीय जनता पार्टी ने समझौते के बावजूद ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह अपील नहीं की कि तुम हमारे उम्मीदवार के लिए मदद करो। और उसकी वजह से मैं बताऊं, वहां धरातल की स्थिति यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार था वहां, वो परेशानी में फंस गया है कि आप समझौता भी करते हैं लेकिन उस पार्टी से अपील नहीं करते कि भाई आओ और साथ मिलकर के, कंधे से कंधे मिला करके हम लड़े। एक और बात जो वहां हुई है, जो सबसे जो दिख रहा है वहां पे, सबको दिख रहा है कि बाहर से 17 मंत्री, 18 आज 19 मंत्री चले गए। सतपाल महाराज अगर वहां कैंप किए हुए हैं, ऐसे ऐसे लोगों को जो झारखंड के पृष्ठभूमि से बिल्कुल नहीं है, उनके हवाले तो आपने पूरा चुनाव तंत्र कर दिया। लेकिन वहां के जो नेता हैं, रविंद्र राय हो, दीपक प्रकाश हो, अर्जुन मुंडा हो, बाकी जो भी, रघुवर दास हो, आप समरेश सिंह की बात कर रहे थे जो अभी वापस गए हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हो, सरयू राय का, तो वो सब उनकी सभाएं बिल्कुल नहीं के बराबर हो रही है। और एक नई भारतीय जनता पार्टी जिसका झारखंड से कुछ लेना देना नहीं है, वहां के स्थानीय लोगों की समझ नहीं है, उनके हवाले आपने पूरा चुनाव तंत्र कर दिया। सतपाल जी, क्या जवाब देंगे आप इसका? ऐसा है कि यहां आप हमारी जनसभाओं को देखिए, कितनी जनता उन जनसभाओं में आ रही है, किस प्रकार से मोदी जी के संदेश को और भाजपा के संदेश को आत्मसात कर रही है, ये देखते ही बनता है। और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप में
लोगों के अंदर एक उत्साह पैदा हुआ है कि अब हमें हमारा विकास होगा और जो उपेक्षा हुई है निश्चित रूप में झारखंड की वो दूर होगी और विकास के लिए लोग लालायित है और निश्चित रूप में इस समय जो है एक पार्टी को वोट करेंगे और भाजपा को वोट करेंगे। महाराज जी आपकी बातों को श्रवण करने के लिए लोग जमा हो रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है, देखने में पता चल रहा है कि लोग मतदान करने के ध्येय से आपकी बातों को नहीं दे रहे हैं। को देख लेना, क्योंकि आप प्रचार से कहना है कि मतदान के बाद आप परिणामों को देख लेना। मैं तो इस समय बिल्कुल ट्राइबल बेल्ट में आया हुआ हूँ। आप कहा था कि 50-55 सीटें जीतेंगी भाजपा, फिर वो 30-35, अभी लोग कह रहे हैं कि वो 21-22 सीटें जीत पाएंगी। अगर सवाल है तो सवाल करें ताकि वो अपना जवाब दे। जी सतपाल जी, परिणाम सामने आ ही जाएंगे, अब देर क्या है। लेकिन सतपाल जी आप कह रहे हैं परिणाम सामने आ जाएंगे। महाराज जी, मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं आपसे, क्या वो सही में आपके जो आपके जितने आप जो वहां के अनुयायी हैं, क्या वो आपके अनुयायी वोट में तब्दील हो पाएंगे? ये आपको नजर आ जाएगा ना सामने। इसमें तो ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ आपके प्रवचन सुनने आ रहे हैं और आप इसको देख लेना। महाराज जी, एक पृष्ठभूमि है वहां झारखंड में, आप हैं अभी दुमका में हैं। अब तक झारखंड में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के तौर पर तमाम विधानसभाओं में जीत के निकलती रही है और इसमें भी इस बार भी कोई संदेह नहीं इस बात पे कर रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही होगी। लेकिन पूर्ण बहुमत की लड़ाई हो रही है और वहां के लोग वहां भारतीय जनता पार्टी को अक्सर पूर्ण बहुमत में पहुंचने की स्थिति में फंसा दिया करते हैं। तो उससे पार पाने के लिए क्या रणनीति है आपके पास? हमारे पास रणनीति यह है कि हम जनता को समझा रहे हैं और धीरे धीरे जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं लोगों के जो गिला शिकवा होते हैं दूर कर दिए जाते हैं और लोग देखते हैं कि जब यहां पर एक पार्टी की सत्ता बनेगी तो निश्चित रूप में पार्टी जीतेगी तो उनका भी काम होगा, उनको भी सम्मान मिलेगा और धीरे धीरे लोग गिले शिकवे खत्म कर देते हैं। सतपाल जी हमारे साथ वरिष्ठ जाता है वैसे वैसे मेंबर से धीरे धीरे खत्म हो जाता है और लोग समझते हैं कि इस समय भाजपा जीत रही है। ऐसे ही मेंबर पार्लियामेंट के टाइम पे भी चुनाव में हुआ था, बहुत सा अंतर विरोध था, पर धीरे धीरे नहीं हमारे वरीय हमारे दल के वरीय साथी रहे हैं। कैंडिडेट जीत ही रहा है तो चलो भाई जिता करके हम भी श्रेय लें। देखिए ऐसा है श्रेय लेने की। अवधेश जी आपके ऊपर कुछ रिएक्ट कर रहे हैं। नहीं, आलोक जी जो कह रहे थे ना वो एक फैक्चुअल पोजीशन है, उसको मैं नकारता नहीं हूं, लेकिन आप देखेंगे कि इधर ये प्रयोग जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है जो कई बार अपनी जीत को दूसरे को थाली में सजा के देती भी रही है। ऐसी पार्टी रही है जैसे रामविलास पासवान की मरी हुई पार्टी जिसकी कोई जरूरत नहीं, बिहार में जिंदा करके और 5-6 सीट गंवा चुकी है। अगर स्वयं लड़ी होती तो और ज्यादा सीटों पर जीत जाती। तो वो जो कह रहे हैं आलोक जी की तो वो हालात अभी है क्या? बता रहा हूं झारखंड में जो इन्होंने समझौते किए हैं वो जमीन तक नहीं गया है। एक तो ये है, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां की लीडरशिप सेंट्रल स्टेट लीडरशिप में और नीचे के जनता के जो वर्कर है उनके बीच कनेक्शन की भी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इन सब के बावजूद झारखंड के जनता के पास इस समय कोई विकल्प ऐसा नहीं है। इसको हमेशा ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने ज्यादातर 80% टिकट ऐसे लोगों को लोकसभा का दिया जिनको हम अब जानते नहीं थे और वो सब रिकॉर्ड बना के जीत के चले आए हैं। तो इस समय एक तो राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी की छवि है, राष्ट्रीय स्तर पर इस समय अभी तक सरकार की ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है कि झारखंड की जनता उसके विपरीत चली जाए। जिन पार्टियों को मुकाबला करना है वो इतने आत्मविश्वास से इस ढंग से संगठित होकर के मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो है वो परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती है। यद्यपि पार्टी के अंदर उम्मीदवार को लेकर, समझौते के लेकर, नेताओं के प्रति इन सब को लेकर असंतोष और विरोध है। ठीक है संजीव, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे। जनरली ये कहा जाता है कि जो विधानसभा चुनाव होते हैं वो लोकल इश्यूज पर लड़े जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी इस वक्त निर्भर हो चुकी है बाहर से आए हुए उम्मीदवारों के जो है रैलियों पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है, आखिर कहीं ना कहीं जो स्थानीय जो मुद्दे हैं वो एक तरह से दबते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी का अगर तमाम पैनलिस्ट की हम बात को मान लें तो जो है स्थानीय मुद्दे दबते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है। हाँ, जहां भी ये चुनाव हो रहा है, जम्मू में हो चाहे झारखंड में हो चाहे अन्य स्टेट में, जहां भी चुनाव हो रहा है सिर्फ एक ही नाम लिया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। दूसरे भाजपा के जो भी, हालांकि उनका इंटरनल मामला है
लेकिन दूसरे किसी चेहरा को प्रोजेक्ट ही नहीं किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी भी स्टेट को ही देखेंगे और उस सेंट्रल को भी वही देखेंगे। यहाँ पे तो 9 साल उन्होंने झारखंड में शासन किया है। 9 साल में आज तक मुझे यही बता दें कि उनका विकास क्या क्या हुआ है, क्या आज उनको याद आ रहा है विकास की बातें? संजीव जी, आप कांग्रेस से हैं और आपके बड़े नेता सतपाल महाराज रहे हुए हैं, आपने तो कभी उनका इस्तेमाल नहीं किया झारखंड में, और देखिए जब उस पार्टी में गया तो वो उनका इस्तेमाल हो रहा है। और आप जब जिसकी आलोचना कर रहे हैं जिस पार्टी की, एक मिनट रामाधर, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं एक और बात कह रहा हूं, ये एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं कि आपका कौन सा फेस है। आपके पारंपरिक तौर पर झारखंड में असली लड़ाई, भारतीय जनता पार्टी तो बाद में आई, असली लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की थी। इनफैक्ट झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस मुक्त झारखंड बनाने के लिए अपना अस्तित्व बनाया था, और उस अपने खोए हुए जमीन को पाने के लिए आपने तो कुछ ऐसा नहीं किया। वहां ऐसा नहीं दिख रहा है, एक भी कैंडिडेट आपके पास ऐसा नहीं है जो जीता हुआ नजर आया और आप 2 कांग्रेस के बड़े नेता यहां हैं उसका नाम का जिक्र कर पाए। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी जीत के आती ही नहीं। कांग्रेस स्थिति में बहुत ही कांग्रेस विचारों के स्तर पर, नेतृत्व के स्तर पर, नीति के स्तर पर जीर्ण शीर्ण और अंधेरे नहीं, ऐसा नहीं है। हम बिल्कुल भी अपने नीतियों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग ऐसे दिखावे कथनी और करनी में हम लोग बहुत ज्यादा आप लड़ते रहिए, आपकी हालत होगी बहादुरी से लड़ते हुए 18 कदम पीछे। पिछले 6 महीने में किसानों का भरोसा मोदी जी से टूटा, धान की खरीद अब नहीं हो पा रही है। झारखंड में ये बात हर जगह सब लोग समझ रहा है। झारखंड में जो खुदरा रोज दैनिक उपभोग की चीजें हैं, उस हैसियत में है कि इसको भुना रहे हैं, हम भुना, ये सारा लोग जान रहा है उसको। हम लोग जो धान का पैदावार ला रहा है वो जान रहा है। रामाधर, अवधेश जी सुनिए, एक लाइन बोल देता हूं कि हमारे सामने 5 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन हम इतने कमजोर हैं कि उठा नहीं सकते हैं उसको। नहीं, ये सतपाल जी महाराज ये अच्छे से बता सकेंगे। नहीं, सतपाल जी महाराज ये बेहतर बता सकेंगे कि आखिर है क्या। सतपाल जी, सतपाल जी सुन पा रहे हैं? सीमा पार से जो अतिक्रमण हो रहा था, गोलीबारी हो रही थी, वो 1.5 गुना बढ़ गया पिछले 6 महीने में। सब लोग देख रहा है उसको। उस पर तो मैं आपको नहीं मानूंगा। अब तो है कि भैया सीमा पार में घुसने के पहले ही मारो। नहीं, लेकिन बात ऐसा कोई आदेश जारी नहीं। झारखंड में समस्या नहीं है। ये दोनों सियासी नेता झारखंड में समस्या नहीं है। इस मौलिक सवाल का जवाब नहीं दे पाया कि 2 कैंडिडेट इनके झारखंड से जीत रहे हैं, उनका नाम आप ले लीजिए। ये स्थिति नहीं है। अगर 2 बड़े नेता हमारे साथ संजीव जी और रामाधर जी नाम ले लेंगे, सब जानते हैं। मैं तो कहेंगे कि भाई क्या करें। झारखंड में कांग्रेस का जितना कैंडिडेट लड़ रहा है सब कंटेस्ट में है, और किसी 2 का नाम लेके बाकी का वजन मैं हल्का नहीं करना चाहता। सही बात है कांग्रेस की। और हाँ, एक बात और, इंडस्ट्री का भरोसा वर्तमान केंद्र सरकार पर से पिछले 6 महीने में 18% घटा है। और आप बात कर रहे हैं विकास, फला ढिमका, कुछ भी नहीं हो रहा है। दिक्कत है कि विकल्प नहीं है देश में भी इस समय और राज्यों में। मेरा बार बार यही कहना है, इसको ध्यान दीजिए। आप विकल्प बनना चाहते हैं तो आपको अपनी पार्टी की ओवरहॉलिंग की जरूरत है। मैं बार बार कह रहा हूं, विषय मुड़ जाएगा। झारखंड में भी आप ताकत है, आप कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया क्योंकि आपका सेंटर लीडरशिप जो है सन्निपात की अवस्था में है। ठीक है सतपाल जी, हम लोग अपने तरीके से पूरा मैनेज कर रहे हैं और चुनाव को पूरा सतपाल जी सुन पा रहे हैं आप हमें? सतपाल महाराज जी आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क नहीं हो पाया है हमारा। हम उनसे फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। जी आलोक, मैं ये कह रहा था कि जो स्थिति है वहां पर, ये अवधेश जी की इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को वहां ठोस मुकाबला देने वाली कोई ताकत नहीं वहां खड़ी हुई, इसलिए रास्ता हमवार है। हमवार नहीं कहा जा सकता। ये बड़ा आसान रास्ता हो जाएगा। आपने ठीक से पेशबंदी नहीं की और आपके मुकाबले में कोई नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जीत जाएंगे। और उम्मीदवार ऐसे बहुत सारे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से बहुत लंबे समय तक एफिलिएटेड रहे हैं, उनका भी आधार है। वो अगर ठीक से मुकम्मल तरीके से वहां अगर मैदान में डट जाएं तो मुश्किल हो सकती है भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से उसी स्थिति में जाके वो फंस सकती है जहां उसके लिए बाहर से ही उम्मीदवार जुटा करके सरकार बनाना पड़े। चलिए एक छोटे से ब्रेक का समय है, ब्रेक के बाद
जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, लेकिन सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम आपको बताएं कि झरिया की जो सियासी जंग है वो एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ कोयले की जो काली कमाई है वो अब एक कुंबे तक सीमित होती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ ये है, एक रिपोर्ट के जरिए से आइए समझने की कोशिश करते हैं। झारखंड विधानसभा के लिए चौथे दौर के जिन इलाकों में मतदान हो रहा है उनमें साजिश, हत्या और रंजिश के लिए बदनाम धनबाद की झरिया भी शामिल है। यहाँ के इतिहास में बोली कम गोली ज्यादा चलती रही। यहाँ जमीन काला हीरा उगलती है और कोयले पर कब्जे की लड़ाई का मतलब है मौत। यहाँ कोयला जिंदगी लेता है तो देता कौन? धनबाद की धरती की कोख में कोयला है तो दामन पर खून के दाग। कोयले पर कब्जे के लिए खूनी संघर्ष का यहाँ एक लंबा और काला काल रहा है। झरिया में कोयला कत्ल, साजिश और सियासत के केंद्र में एक परिवार और ये इमारत सिंह मैशन। झरिया विधानसभा सीट पर अब तक हुए 12 विधानसभा चुनावों में 7 बार सिंह मैशन का ही विधायक रहा है, लेकिन इस बार कलह कोयले के कारोबार से निकलकर कुनबे की आपसी रंजिश तक पहुंच गई है। हालात इस कदर नाजुक हैं कि मां को बेटे की ढाल बनने के लिए नामांकन करना पड़ा। जब बेटे की उम्मीदवारी को लेकर मुतमईन हो गई तो चुपके से माता कुंती ने लाडले के लिए उम्मीदवारी वापस ले ली। 2 बार झरिया सीट का विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर चुकी कुंती देवी मेंशन की मालिकिन और स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह की पत्नी है। पति की विरासत को लेकर छिड़ी जंग में कुनबे के ही बच्चों में जंग छिड़ गई है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जिगरी दोस्त स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह के बेटे संजीव सिंह को चुनौती देने वाला कोई और नहीं, उसका चचेरा भाई नीरज सिंह है। नीरज को कांग्रेस पार्टी ने अपनी डूबती नैया का खेवनहार बनाकर मैदान में उतारा है। सूर्यदेव सिंह झरिया सीट से 4 बार विधायक चुने गए, लेकिन उनके निधन के बाद परिवार की पकड़ कमजोर हुई तो सीट सिंह मेंशन के कब्जे से ऐसा फिसली कि अगले 3 विधानसभा चुनाव तक वापस नहीं लौटे। इसके बाद साल 2000 में हुए विधानसभा चुनाव में परिवार का वर्चस्व एक बार फिर इस सीट पर बना। सूर्यदेव सिंह के भाई बच्चा जीडीयू के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। अगले 2 विधानसभा चुनावों तक परिवार का प्रभाव झरिया सीट पर बना रहा। दोनों बार कुंती सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने। यहाँ अब लड़ाई सिर्फ राजनीति की न रहकर इस बात की ज्यादा हो गई है कि स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह का अगला वारिस कौन, बेटा या भतीजा। ऐसे में ये कयास लगाना भी लाजमी है कि कहीं कुनबे की इस कलह में कोई तीसरा ही बाजी न मार ले जाए। मुकाबला कांटे का भी है और दिलचस्प भी, क्योंकि 2 भाइयों में से कोई भी जीत जाता है तो सिंह मेंशन की साख तो सलामत रहेगी, लेकिन अगर परिवार के वोटों का बंटवारा दोनों की किस्मत में हार लिखता है तो बीजेपी अपनी एक सीट गंवाएगी और सिंह परिवार अपनी धाक। हालांकि पड़ोस की बागमारा सीट से टुल्लू महतो के उदय से परिवार की व्यावसायिक धाक को पहले ही धक्का लग चुका है। तो खानदान की लड़ाई अब जिस तरह से उभर करके सामने आई है, महाराज हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। सतपाल जी, क्या अब इस तरह के लोगों को लेकर के क्या कुछ सोच रही है पार्टी, क्योंकि टिकट दिया जा रहा है? सतपाल जी सुन पा रहे हैं आप? आलोक, सतपाल जी शायद आवाज आ रही है या नहीं आ रही है पता नहीं, लेकिन अब जब सियासत में उतरे हैं और उत्तराखंड की सियासत तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब झारखंड में जब आए हैं सतपाल महाराज तो इनको सिंह मेंशन के उम्मीदवार के लिए भी, मदद के लिए भी सभाएं करनी पड़ सकती है, वोट मांगनी पड़ सकती है, या हो सकता है आज सतपाल महाराज झारखंड पहुंचे हैं तो कल मतदान हो जाना है सिंह मेंशन वाले सीट पे
और जहां मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि सिंह मेंसन के आसपास टुल्लू महतो हैं, ऐसे प्रभावशाली लोग हैं जो कि जिसके बारे में साफ साफ पता है। अभी कोयला घोटाले के बारे में तो देश को अब पता लगा, लेकिन झारखंड की पृष्ठभूमि या जब ये बिहार का हिस्सा था, तो आपको बता दूं अंजन भाई कि धनबाद एक ऐसा जगह था और यहाँ का जो काला बिजनेस है वो इतना इंपॉर्टेंट हुआ करता था कि लोग कहते हैं कि जब बिहार का बंटवारा हुआ तो लालू यादव जो मुख्यमंत्री थे उनको हमारे साथ एक बार फिर से सतपाल जी जुड़े हैं। सतपाल जी आप हमें सुन पा रहे हैं? उनकी आवाज आ जाती है, उनके तक नहीं आती। इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। जो मैं कह रहा था अंजन भाई कि इसके लिए कह रहा था कि इस बात से लालू यादव उस समय बिहार के मुख्यमंत्री तो नहीं थे, लेकिन पत्नी राबड़ी देवी थी उस समय मुख्यमंत्री, तो इस बात से उनको ज्यादा परेशानी हुई कि धनबाद कट करके झारखंड में पहुंच गया, क्योंकि पूरी सियासत का धन जो है और जो भी पैसा आता था इसी कोयले के बिजनेस से आता था। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहां खड़ी रही, या तो कांग्रेस रही या सतपाल जी आप सुन पा रहे हैं? तो ये जो कुंभे की आपस की लड़ाई है, आखिर किस तरह से इससे नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी का है? अंजन मुझे लग रहा है कि सतपाल जी जहां जिस इलाके में हैं उस इलाके का इससे वास्ता नहीं है, क्योंकि कल ही मतदान हो जाना है और सतपाल जी आज पहुंचे हैं और आज अगले चरण जो 5वीं और आखिरी चरण के लिए बीजेपी इनका इस्तेमाल कर रही है, तो ये इस दाग से बच गए कि सिंह मेंसन के लोगों के लिए वोट मांगने जाएं। लेकिन संत को बचाने का काम हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से क्या होगा। चलिए अवधेश जी के पास चलते हैं। अवधेश जी जो है ठीक है ये झारखंड का मसला था, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर हम चलते हैं, नरेंद्र मोदी की 2 रैलियां वहां पर हुई हैं, वहां पर भी चुनाव होने हैं रविवार को और 18 सीटों पर तकरीबन 181 उम्मीदवारों की किस्मत जो है दांव पर लगी हुई है। आखिर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी हर महीने वहां पर गए हैं, आपको लगता है कि उसका कुछ असर दिखेगा? नहीं, असर वो कई रूपों में दिखा है। सबसे बड़ा असर दिखा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए लोग बाहर आ रहे हैं। 2 तरीके हो गए हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी हवा बनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत ना जाए इसके लिए भी मतदाता भारी संख्या में निकल के आ रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी के जाने का द्विपक्षीय, नरेंद्र मोदी का मतलब ही है कि पक्ष और विपक्ष दोनों में सघन ध्रुवीकरण। नरेंद्र मोदी का आप मान लो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो जहां खड़ा होगा पक्ष में भी और विपक्ष में भी दोनों में ध्रुवीकरण होता है। तो जम्मू कश्मीर में यह हुआ है, ये उन्होंने करने की भी कोशिश की है और इससे परिणाम भी निर्धारित होगा। इसका असर दिखेगा। सतपाल जी, क्या जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी जिस तरह से रैलियां कर रहे हैं, कुछ असर वहां पर दिखेगा? निश्चित रूप में दिखेगा, उनका असर दिखेगा। और नरेंद्र मोदी जी ने जो जम्मू कश्मीर के लिए किया है वो भी लोगों को याद है। उन्होंने अपनी दीपावली वहां मनाई और निश्चित रूप में वो लोगों के साथ जुड़े हैं और लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ है। और ये मैं समझता हूं कि जो प्रयोग नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं वो सफल होगा और ये वहां की भावना को पूरे देश के साथ जोड़ने में वो सफल हो रहे हैं, वहां की समस्या का निदान करने में सफल हो रहे हैं। और निश्चित रूप में पूरी दुनिया के अंदर जो उन्होंने एक आभा मंडल भारत का बनाया है उससे प्रत्येक भारतवासी गौरवान्वित हुआ है। आलोक, ये बिल्कुल अभी जो वहां स्थिति है, यहाँ दिल्ली बैठकर हमारे पैनल में 2 कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, ये आपको बता पाएंगे, ठीक से नहीं बता पाएंगे कि वहां कांग्रेस की स्थिति क्या है, जो कि वहां की सरकार जो अभी उमर अब्दुल्ला की सरकार है उसका पार्टनर रही है। और गुलाम नबी आजाद एक बहुत बड़े नेता रहे हैं और पिछला चुनाव जो 2009 में वहां हो रहा था तो कांग्रेस सत्ता में अकेले जीतने की लड़ाई लड़ रही थी। इस बार बिल्कुल सीन से गायब है। तो ये गायब होना, अब क्यों गायब है? सिर्फ सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्षा और राहुल गांधी वहां जा पा रहे हैं और उसको प्रचारित किया जा रहा है, बाकी पता नहीं लग रहा है। तो अकेला जो अध्यक्ष जी झारखंड के संदर्भ में कह रहे थे, जम्मू कश्मीर में बिल्कुल होता दिख रहा है। और अगर कोई वहां अकेली ताकत, बड़ी ताकत के तौर पर जा रहा है और समझा रहा है लोगों को, और कांग्रेस के जो वोट रहे होंगे, जैसे भी रहे होंगे, या राष्ट्रीयवादी जो वोट रहे होंगे, उसको कब्जे में लपेटने के लिए और कोई जी तोड़ मेहनत कर रहा है, तो वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां कर रहे हैं और मुश्किल में है। उमर अब्दुल्ला के चुनाव के बाद उनको बीजेपी से अलायंस करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे? और यही दिक्कत मुफ्ती महबूबा के साथ है कि वो इतना स्पेस बचा के चल रही हैं कि अगर गले लग करके सरकार बनानी पड़े और चलानी पड़े तो इतना रिश्ता बचा इसी के तहत शायद ये बयान भी दिए गए। देखिए द्विपक्षीय चुनाव हो गया है ज्यादा जगह, पीडीपी वर्सेस बीजेपी।
हाँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है 8-10 सीट से ज्यादा पर तो लड़ाई में ही नहीं है इस बार। नहीं, ये तो बीजेपी और पीडीपी दोनों चाहते थे। नहीं, बीजेपी और पीडीपी के बीच एक जगह हंदवाड़ा को छोड़ दीजिए ना, जहां की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी का जनाधार है, और वहां खासकर 2 क्षेत्रों में सज्जाद अली लोन युवाओं के बहुत बड़े आकर्षक नेता के रूप में उभरे और भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ खरा भी नहीं किया है। तो वो उसके अलावा पीडीपी घाटी में बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, उसको मुकाबला पहली बार घाटी में बीजेपी दे रही है, ये पहला है। जम्मू और लद्दाख के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच मुकाबला हो सकता था, लेकिन कांग्रेस बहुत चूंकि कमजोर हो गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर हो गई, इसलिए इन दोनों क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड है, ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। लेकिन निर्णायक जो वोट होगा वो घाटी से ही होने वाला है। बिल्कुल। संजीव, आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस जो है पिछड़ती ही चली जा रही है? नहीं, ये इस बात से मैं बिल्कुल वाकई नहीं रखता हूं कि कांग्रेस जो है घाटी में बहुत अच्छी स्थिति में है, और जहां पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि ये त्रिकोणीय मुकाबला है, पीडीपी है, एनसी है, कांग्रेस है, तो हमारे जो वोट है वो सही बात है कि थोड़ी वोट तो हम डिवाइड हो रही है, लेकिन जनता को भी पता है जम्मू कश्मीर को कि अगर नरेंद्र मोदी 370 के बारे में बहुत सारे वाक्या दिए हैं, ये भी एक कारण है कि उनके अगेंस्ट में सारे के सारे जम्मू कश्मीर के लोग उठ के खड़ा होकर वोटिंग कर रहे हैं, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि किसके पक्ष में वोटिंग हुई है, किसके विपक्ष में वोटिंग। सतपाल जी, कांग्रेस के नेता का कहना है कि किसके पक्ष में कितनी वोटिंग हुई है ये 23 तारीख को पता चल पाएगा, और जिस तरह के दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का वहां पर असर दिखेगा, बीजेपी का कमल खिलेगा वादी के अंदर, ये शायद उतना आसान नहीं है। ऐसा है, डल लेक में निश्चित रूप में कमल खिलेगा, और मैं समझता हूं कि जो आकलन पहले दिया गया था वो उचित था, और निश्चित रूप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख एरिया में अपर हैंड है बीजेपी का, और वैली के अंदर भी बढ़त मिल रही है, और निश्चित रूप में आप देखेंगे कि वहां की जनता जो विकास चाहती है, अपना उद्धार चाहती है, और चाहती है कि केंद्र से उन्हें सहायता मिले, निश्चित रूप में वो भाजपा को समर्थन नहीं तो क्या माना जाए जी, जो जहां वैली से कितनी सीट आपको मिलती हुई नजर आ रही, कुछ आकलन किया क्या? बड़े अच्छे परिणाम सामने आएंगे। महाराज जी, कुछ आकलन किया कि कितनी सीट मिल सकती है? क्वेश्चन किए थे, एक सेकेंड, कि जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं होगी वहां क्या आप केंद्र की सहायता नहीं करेंगे? केंद्र से सहायता नहीं करेंगे? निश्चित रूप में करेंगे, वहां भी करेंगे। ये चीज बार बार महाराज जी बोल रहे हैं कि जहां बीजेपी की सरकार होगी, और संजीव जी, कांग्रेस का भी कल्चर था, कांग्रेस के अंदर भी प्रधानमंत्री मॉनिटरिंग करते थे, और हम लोग अपना प्रतिनिधि भाजपा में कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं करप्शन को दूर करूंगा, तो नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप में इसको लागू करेंगे, अपनी स्टेट के अंदर देखेंगे, करप्शन फ्री स्टेट बनाएंगे, ये नरेंद्र मोदी जी का फायदा है, तो उनको लोग समर्थन देना चाहते हैं। लोग चाहते हैं करप्शन दूर हो, जो फैमिली का जो राज्य है, फैमिली लूट के खा रही है पूरे कश्मीर को, उसको लोग रोकना चाहते हैं, उसको रोकने के लिए निश्चित रूप में भाजपा को वोट देंगे। और नहीं, हम लोग कांग्रेस से भाजपा में महाराज जी जैसे नेताओं को इसलिए भेजे हैं कि ये वहां भाजपा केंद्र सरकार की दोरंगी नीतियों पर लगाम लगवा सकें। लेकिन रामाधार जी, भाजपा तो इसलिए काम कर रही है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन जाए, तो आप लोग के लिए भी हो सकता है रास्ता बने वहां जाने का। तो क्या पाकिस्तान में भी चुनाव लड़ेगी भाजपा? अफगानिस्तान में भी चुनाव लड़ेगी भाजपा? अंजर जी, आप पूछ रहे थे जम्मू कश्मीर के बारे में, एक बार मत घबराइए कि भारत बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, और ये दोनों राज्यों के चुनाव में भाजपा की हार होगी। ठीक है, दोनों राज्यों में कहीं भी भाजपा की सरकार बनने नहीं जा रही है। सतपाल जी कुछ कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है, मेरे लिए तो जम्मू कश्मीर के चुनाव में कौन पार्टी जीतती है, कौन हारती है, वहां त्रिशंकु विधानसभा आता है या क्या होता है, ये मायने नहीं है। मेरे लिए मायने यह है कि आतंकवाद की गोलियों के सामने, धमकियों के बावजूद, अलगाववादियों के बहिष्कार के बावजूद इतनी संख्या में वहां की जनता सभाओं में आ रही है, वोट डाल रही है। अगर लोकतंत्र विजित होता है तो पाकिस्तान के लिए और कश्मीर को भारत से अलग करने वालों के लिए करारा तमाचा होगा। सतपाल जी, आखिरी शब्द, आखिरी शब्द। आजादी के बाद कोई चुनाव होता रहा है। ठीक है, रामाधर लोकतंत्र को वहां साकार करने के लिए जनता बधाई की पात्र है। अब्दुल जी, इसमें एक एडिशन में क्या दूं कि सियासी तौर पर दिल्ली को जम्मू कश्मीर से लगातार वोट मिलता रहा था, और इस बार उस वोट में कोई बंटवारे की गुंजाइश नहीं है। जिस ढंग से पेशबंदी की है नरेंद्र मोदी ने,
तो अगर वही वोट एक छत्र अगर एक पार्टी के हक में पड़ रही है तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्टेबल स्थिति में हो और कोई अलायंस न बने वहां। नहीं, देखिए वहां लोकसभा चुनाव में 41 पर पीडीपी को बढ़त थी, ध्यान रखिए। ऐसा 41 से विधानसभा में 27 पर भाजपा को बढ़त थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस 6 पर था, कांग्रेस को 10 सीट पर बढ़त थी। तो ये वहां का समीकरण उस समय था। तो लेकिन राज्य उसके बाद से बीजेपी ने काफी मेहनत की है। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस बिल्कुल लाइन से चली गई ना, जो दिल्ली के नाम पे वोट लाया करती थी और जिस ढंग से कांग्रेस 10-12 सीट से ज्यादा पर वो फाइट में ही नहीं है जम्मू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। अवधेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सतपाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, संजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रामाधार जी, आलोक जी और अजीत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जय न्यूज।